हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू। यानी कि हम पढ़ रहे थे ऊतक के बारे में और अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें जान ली हैं ऊतक के बारे में। क्या होते हैं ऊतक, किससे मिलकर के बने होते हैं, क्यों यहाँ पे ऊतकों का फॉर्मेशन हो रहा है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्लांट टिश्यू। हम पढ़ रहे थे पादप ऊतकों के बारे में। पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या उनके यहाँ पे फंक्शन होते हैं। तो आज हम जो प्लांट टिश्यू है, प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे कि कल की लेक्चर में हमने यहाँ पे क्या किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे यहाँ पे टाइप्स ऑफ टिश्यू की, यानी कि ऊतकों के प्रकार के। और इसी के बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे दो प्रकार के टिश्यू आए थे। कौन कौन से वो दो प्रकार के टिश्यू थे? आपको ये जो टेबल है वो आपको अच्छे से समझनी है, क्योंकि आपने ये टेबल समझ ली है उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। आपको उसके बाद सिर्फ ये देखना है इस टिश्यू की लोकेशन कहाँ पे है, इसका फंक्शन क्या कहाँ पे है और इसका फॉर्मेशन कैसे हो रखा है। यानी कि अगर सिंपल टिश्यू है तो एक ही प्रकार की सेल से मिलकर बना होगा, कॉम्प्लेक्स है तो अलग अलग प्रकार की टिश्यू सेल से मिलकर के ये टिश्यू बना होगा। अब हमने क्या बात की है, देखिए हमने कहा दो प्रकार का होता है। कौन कौन से वो दो प्रकार के आते हैं? हमने कहा पहला आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा आता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने कहा फर्दर ये तीन पार्ट में डिवाइड है। पहला है एपिकल, दूसरा है लेटरल और तीसरा है इंटरकैलरी। तीन प्रकार के टिश्यू में क्या है, ये डिवाइड हो रखा है। इनकी जो पोजीशन है, जो लोकेशन है वो अलग अलग होती है और उसी के अकॉर्डिंग ये अपना फंक्शन भी करते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके बारे में हमने क्या बात की? हमने कहा ग्रोइंग टिश्यू होते हैं, इनमें क्या होती है, ग्रोथ होती रहती है और भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पे परमानेंट टिश्यू के बारे में और हमने कहा परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं ये भी। ठीक है, कौन कौन से वो दो प्रकार होते हैं? हमने कहा सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो प्रकार के परमानेंट टिश्यू आते हैं। परमानेंट टिश्यू में हमने क्या कहा, ये स्थायी ऊतक है। स्थायी का मतलब है कि यहाँ पे अब डिवीजन नहीं हो रहा है। ये क्या है, परमानेंट हो गए हैं, स्थायी हो गए हैं, यहाँ पे डिवीजन नहीं होगा। यहाँ पे तीन प्रकार के पार्ट्स में ये डिवाइड हुआ है सिंपल जो परमानेंट टिश्यू है। पहला हमने कहा पैरेन्काइमा, दूसरा हमने कहा कॉलेनकाइमा, तीसरा हमने कहा स्क्लेरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा है ये फर्दर हमें दो पार्ट में मिलता है जिसे हमने क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा कहा है। ठीक है, और फिर हमने कहा कॉलेनकाइमा हमारे पास एक प्रकार का, स्क्लेरेन्काइमा फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, फाइबर्स और स्क्लेराइड। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने कहा जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होगा, देखिए सिंपल जो टिश्यू होंगे, यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें, हमने कहा ये वो टिश्यू हैं जो एक ही प्रकार की सेल से मिलकर के बने हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की हमने बात की, हमने क्या देखा, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के टिश्यू हैं। हमने कहा ट्रैकीड्स है, वेसल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर है। फ्लोएम की बात करें, हमने कहा सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है और फ्लोएम फाइबर्स है। यानी चार प्रकार की सेल से मिलकर के ये टिश्यू बने हैं। तो इनकी संरचना कैसी है, जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। इनका फंक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होगा। तो मैंने आपको बहुत बार ये बात कही है कि आपको ये जो टेबल है वो अच्छे से समझनी है, तब आपको ये पता चलेगा प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। सारे प्रकारों के बारे में आपको पता चल जाएगा। एक बार आप एक एक करके इस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, तब आप जो टेबल है, आप टेबल आपने बनाई है, टेबल में ही आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम्स की जो लोकेशन है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इसका फंक्शन लिख सकते हैं। चलिए, तो क्या बात हमने की है, हमने कहा है कि एक बार जब सारे टिश्यूज के बारे में आप यहाँ पर स्टडी कर लेंगे, आपको ये पता है कि कौन सा टिश्यू कहाँ पे पाया जा रहा है, क्या उसका फंक्शन है, आप इसी टेबल में शॉर्ट नोट्स बना लेंगे और इसी टेबल में आप सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो यहाँ पे नोट कर सकते हैं। हमने कहा आप यहाँ पे जितने भी आपके अलग अलग प्रकार के टिश्यू हैं उनकी लोकेशन और उनके फंक्शन को आप वहाँ पे नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, आपका बहुत बड़ा जो टॉपिक है वो एक टेबल में ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या किया जाता है, यहाँ पे टेबल दिखाई जाती है जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि हमारे पास कितने प्रकार के टिश्यू हैं और क्या क्या हम वहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पे
शुरुआत करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। आपको ध्यान रखना है, आपको ये सीक्वेंस ध्यान रखना है। पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करेंगे, इसके 3 प्रकार की बात करेंगे। परमानेंट टिश्यू पे उसके बाद आएंगे, फिर सिंपल की बात करेंगे। पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू में तीनों को पढ़ेंगे और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे। आपका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। हमने क्या बात की, हमने कहा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनमें जो डिवीजन है वो होता रहता है, विभाजन होता रहता है और ये क्या करते हैं और टिश्यूज को बनाते रहते हैं। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उस रीजन में होते हैं जहाँ पे वृद्धि पाई जाती है, जहाँ पे वृद्धि होती रहती है। जैसे कि वृद्धि कहाँ पे होती है, हमने कहा जो प्लांट है, जो पौधा है, उसके अपर पार्ट में, उसके लोअर पार्ट में। अपर पार्ट में क्या होगा, शूट होगा और लोअर पार्ट में क्या होगा, रूट होगा। यही हमने बात की है। कल हमने एग्जाम्पल लिया था, हमने कहा कि छोटा सा एक बीज है, छोटा सा एक सीड है और वो एक बड़े से पेड़ में परिवर्तित हो जाता है। कैसे संभव हुआ ये, क्योंकि वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने क्या किया, यहाँ पे छोटे से बीज से यहाँ पे क्या कर लिया है, एक पौधे का निर्माण कर लिया है। हमने ये देखा और फिर हमने क्या देखा, यहाँ पे इस प्रकार से पूरे पेड़ का यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन हो गया है। अब हमने कहा कि क्या है, जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम शूट कह रहे हैं, नीचे वाले पार्ट को हम रूट कह रहे हैं। यहाँ पे और चीजें क्या हुई हैं, जो यहाँ पे स्टेम है, जो तना है, तने की भी यहाँ पे ग्रोथ हुई है, उसकी थिकनेस बढ़ी है। तो जहाँ पे जो ग्रोइंग रीजन है वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जा रहे हैं और ये टिश्यू क्या डिवाइड होते रहते हैं, इनमें विभाजन होता रहता है, नए टिश्यूज बनाते रहते हैं और इसी प्रकार से जो पौधा है उसकी जो ग्रोथ है वो होती रहती है। इतनी बात क्लियर है। तो यही सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। हमने कहा था only certain parts of plant tend to grow. These tissues located in such parts are called meristematic tissue. यहाँ पे जो प्लांट है, प्लांट के कुछ ऐसे रीजन होते हैं, कुछ ऐसे स्पेस होता है वहाँ पे कि वहाँ पे वृद्धि होती रहती है। जैसे कि वो रीजन क्या है, हमने कहा शाखाएं निकल रही हैं तो ये रीजन हो गए हैं। हमने कहा यहाँ पे जड़ों में नीचे की ओर ग्रोथ होती है, हमने कहा शूट में ऊपर की ओर ग्रोथ हो रही है, तो ये क्या है, ग्रोइंग रीजन है। यहाँ पे इन रीजन्स में वृद्धि हो रही है और यहीं पे कुछ टिश्यू पाए जा रहे हैं जिन्हें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कह रहे हैं। फिर आपको बताया गया है दे कैन डिवाइड देमसेल्फ एंड फॉर्म अ न्यू टिश्यू। अब ये क्या करते हैं, जब विभाजित होंगे तो नए टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद आपको बताया गया है कि इनके पास जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है। देखिए ये जो डिफरेंस है ये आपको ध्यान रखने हैं। सेल वॉल का हो गया है यहाँ पे, इंटरसेलुलर स्पेस का यहाँ पे हो गया है, वैक्यूल की प्रेजेंस और एब्सेंस का हो गया है। इस प्रकार से आपने क्या करना है, ये जो डिफरेंस है ये ध्यान रखने हैं, क्योंकि आपके पास आ सकता है जब आप बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में और परमानेंट टिश्यू के बारे में, दोनों में डिफरेंस आपके पास आ सकता है। तो हमने क्या देखा, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है उनकी सेल वॉल कैसी है, पतली है और सेलुलोज से मिलके बनी हुई है, ये तो हमें पता है। नेक्स्ट लाइन हमें बताती, दे हैव अ डेंस न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म बट लैक वैक्यूल्स। कह रहे हैं जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियस है वो किस प्रकार का है, डेंस है, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन होना है। हमने क्या बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, यहाँ पे डिवीजन होना है, साइटोप्लाज्म डेंस होगा, न्यूक्लियस कैसा होगा, डेंस होगा, क्लियर होगा, वहाँ पे क्लियर विजिबल होगा, तो इसीलिए वहाँ पे क्या है, डिवीजन हो पाएगा। और नेक्स्ट लाइन आपको बताई गई है वैक्यूल्स यहाँ पे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इतनी बात यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट हमने क्या बात की थी, हमने कहा था दे कैन फर्दर बी क्लासिफाइड डिफरेंटली बेस्ड ऑन द एरियाज ऑफ द प्लांट वेयर दे आर लोकेटेड। यानी कि इन टिश्यू की प्रेजेंस के बेसिस पे या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लोकेशन के बेस पे हमने 3 पार्ट में इन्हें डिवाइड किया है। हमने बात की है एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी की, यही बात हमने की है। तो सेम चीज हमने यहाँ पे बात किया, हमने कहा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल वॉल है वो कैसी होती है, थिन होती है, पतली होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे जो केंद्रक है वो सघन होगा, कोशिका द्रव भी सघन होगा, लेकिन रिक्तिकाएं नहीं पाई जाएंगी। और यहाँ पे है कि पौधों के उन क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि अलग अलग रीजन के बेसिस पे हमने यहाँ पे टिश्यूज को अलग अलग क्लासीफाई किया है। अभी तक हमने बात की है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, उनके प्रकार के बारे में। अब इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हमारे पास आता है वो ये है, आपने देखना है लोकेशन, कहाँ कहाँ पे लोकेशन होती है किस टिश्यू की। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे किसके बारे में, तीनों प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे पास आ गए हैं। आप एपिकल को देखेंगे, पहला है जो
आपने इंटर कैलरी को देखा जो सेकंड है, आपने लेटरल को देखा जो थर्ड है, ठीक है। अब आपको ये जो दिखाया गया है ये क्या है, स्टेम है, यानी कि ये क्या है, किसी भी प्लांट का ये स्टेम है। स्टेम में ही आपको दिखाए गए हैं तीनों पार्ट। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे है, आपने देखा शूट के टिप पे है। कहाँ पे पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम, जहाँ पे जो प्लांट है उसकी लंबाई जहाँ पे बढ़ेगी, जहाँ पे लंबाई बढ़ेगी, चाहे वो शूट में लंबाई बढ़ रही है, चाहे वो रूट्स की लंबाई बढ़ रही है, यानी कि क्या है, शूट टिप पे और रूट टिप पे कहाँ पे पाया जाएगा एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ पे टिप पे पाया जाएगा। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमने कहा लंबाई के लिए। लंबाई यहाँ पे क्या होगी, बढ़ेगी। लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एपिकल मेरिस्टेम है। इतनी बात क्लियर है। कहाँ पे पाया जा रहा है, हमने कहा ये जो शूट है शूट की टिप पर पाया जा रहा है। आपने देखा एक छोटा सा पौधा था, अब छोटा सा पौधा अब लंबा हो रहा है, उसके बाद और लंबा हुआ और पेड़ में परिवर्तित हो गया है। तो ऊपर का जो उसका पोर्शन है वहां पे क्या पाया जाएगा, एपिकल मेरिस्टेम पाया जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे पाया जाता है। देखिए अब बात करते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम की। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ पे पाया जा रहा है, नोड पे पाया जा रहा है। कहाँ पे पाया जा रहा है, नोड पे। ये क्या है, जहां से ब्रांचेस निकल रही हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। लिख दें यहाँ पे, ये क्या है, नोड है। और दो नोड के बीच का जो स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। तो लिख दे, ये क्या है, इंटर नोड है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए क्या क्या चीजें यहाँ पे हो रही हैं। जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है वो नोड पे पाया जाता है, यानी कि जहां से ब्रांचेस निकल रही हैं। क्या है ये, ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, शाखाएं हैं, ठीक है, वहां पे पाया जा रहा है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, देखिए एपिकल मेरिस्टेम का हमने कहा कि ये लंबाई को क्या कर रहा है, लंबाई में वृद्धि कर रहा है। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे आपने ये देखना है कि जो एपिकल मेरिस्टेम है उसका फंक्शन क्या है। चलिए अब सेकंड टाइप की अगर हम बात करें इंटर कैलरी मेरिस्टेम की, तो हमने क्या कहा कि ये नोड पे पाया जा रहा है। अब इसका फंक्शन क्या होगा, ये जो इंटरनोड आप देख रहे हैं, कौन है इंटरनोड, एक नोड ये है, एक नोड ये है। इन दो नोड के बीच का जो स्पेस है उसे हम क्या कह रहे हैं, इंटरनोड कह रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि दो नोड के बीच का जो स्पेस है उसे हम इंटरनोड कह रहे हैं। इंटर कैलरी जो मेरिस्टेम है उसका फंक्शन ये होता है कि ये जो इंटरनोड है इसका जो यहाँ पे इसकी जो लंबाई है इसकी लेंथ को यहाँ पे बढ़ाना, यानी कि क्या होगा, ये ऊपर की ओर बढ़ेगा और ये यहाँ पे क्या होगा, ऊपर की ओर जब बढ़ेगा तो ये जो स्पेस है ये स्पेस खुद बहुत बढ़ जाएगा। क्या कर रहा है, हम कह सकते हैं कि इंटर कैलरी मेरिस्टेम भी क्या कर रहा है, लंबाई में वृद्धि कर रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे, देखिए डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ शूट बढ़ रहा है। अगर हम बात करें इंटर कैलरी मेरिस्टेम की, तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या कर रहा है, जो इंटर नोड है इंटर नोड के स्पेस को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। इतनी बात क्लियर है, यानी कि क्या करेगा, ये भी लंबाई में वृद्धि करेगा। अगर बात करें लेटरल मेरिस्टेम की, तो लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पे होते हैं, जो यहाँ पे स्टेम है, स्टेम के इस साइड में दोनों कॉर्नर में यहाँ पे होते हैं और ये क्या करते हैं, मोटाई में वृद्धि करते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब क्या हुआ कि जो लेटरल मेरिस्टेम है वो तने के साइड में होता है और क्या करेगा, जो तना है तने की मोटाई में ये क्या करेगा, वृद्धि करेगा। अब आपने क्या देख लिया है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तीनों प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपने देख लिए हैं। आपने देख लिया तीनों की लोकेशन कहाँ पे होती है, आपने ये भी देख लिया है कि तीनों का फंक्शन क्या होता है। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे होगा, शूट टिप पे होगा या फिर नीचे रूट टिप पे होगा। क्या इसका फंक्शन होता है, लंबाई में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ पे होगा, नोड पे होगा, जहां से क्या निकलती है, शाखाएं निकलती हैं। अब इंटर कैलरी मेरिस्टेम का फंक्शन क्या है, जो इंटरनोड है इंटरनोड का जो लंबाई है उसे इंक्रीज करना, उसे बढ़ाना।
इंटरनोड की लंबाई कैसे बढ़ेगी, ये ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा तो ये क्या कर रहा है, फंक्शन इसका क्या है, ये भी लंबाई में वृद्धि करेगा। नेक्स्ट हमने कहा जो लेटरल मेरिस्टेम है, जो तना है, तने के साइड में होता है, हमने कहा ये स्टेम है तो यहाँ पे होता है इस प्रकार से, और ये क्या करेगा, जो तना है तने की मोटाई को यहाँ पे बढ़ाएगा। तो तीनों का फंक्शन आपने देख लिया, तीनों की जो लोकेशन है वो भी आपने देख ली है। अगर आपके पास आते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लोकेशन बताइए, आप इसी प्रकार से डायग्राम बनाएंगे, इसी प्रकार से आपने डायग्राम बनाना है, लेवलिंग करनी है और बताना है कि किसका यहाँ पे क्या फंक्शन होता है। तो इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, डायग्रामेटिक वे में अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए अब क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो हमने यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात की है, तो तीनों को पढ़ लेते हैं कि तीनों के बारे में हमें क्या क्या यहाँ पे बताया गया है। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम की अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स इन द प्लांट्स, दे आर फाउंड ऑन द टिप्स ऑफ अ रूट एंड स्टेम। ये कह रहा है कि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो कहाँ पे होगा, जो तना है, तने के सबसे जो टॉप वाला पार्ट होता है जिसे हम शूट कह रहे हैं वहां पे होगा। जो जड़ है, जड़ के पार्ट में होगा। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ ऑफ स्टेम। क्या करेगा, ये ग्रोथ को करेगा। जब यहाँ पे लंबाई बढ़ रही है तो लंबाई बढ़ने का क्या मतलब है, तने की लंबाई यहाँ पे बढ़ रही है। और क्या होगा, जो रूट है, रूट्स की भी लंबाई होगी, बढ़ेगी। तो क्या है, जो तने की लंबाई है वो ऊपर की ओर बढ़ेगी, जो जड़ की लंबाई है वो नीचे की ओर बढ़ रही है। तो आपने क्या कहा, एपिकल मेरिस्टेम से क्या होगा, जो शूट है, शूट की लंबाई बढ़ेगी, जो रूट है, रूट की लंबाई बढ़ेगी, और शूट की लंबाई बढ़ने का मतलब है कि तने की लंबाई यहाँ पे बढ़ेगी। यही हमने देखा है। अगर हम इमेज में देखें, शूट अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, तने की जो लंबाई है वही यहाँ पे बढ़ेगी। तो यही सेम चीज आपको यहाँ पे बताई गई है कि जो यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम होता है वो क्या करेगा, तने की लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जड़ की लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे लेटरल मेरिस्टेम के बारे में। लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पे पाया जा रहा था, जो यहाँ पे स्टेम है, स्टेम के मिड पार्ट में पाया जा रहा था। तो देख लेते हैं कहाँ पे है लेटरल मेरिस्टेम। आपने क्या देखा, यहाँ पे ये हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम आ रहा है इस प्रकार से, और क्या करेगा, ये जो स्टेम है, स्टेम की थिकनेस को बढ़ाएगा, यानी कि जो तना है, तने की मोटाई को बढ़ाएगा। तो सेम यही चीज यहाँ पे देख लेते हैं। क्या बात की हमने कहा, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द मिडल पार्ट ऑफ द स्टेम्स एंड हैंड्स आर फाउंड देयर। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम की। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पे पाए जा रहे हैं, हमने कहा दीज टिश्यूज आर प्रेजेंट एट इंटरनोड्स। कहाँ पे पाए जा रहे हैं, इंटरनोड्स के रीजन पे पाए जाते हैं, बिटवीन द प्लेसेस एट विच लीव्स अटैच, यानी कि जहां से पत्तियां निकल रही हैं, जहां से ब्रांचेस निकल रही हैं वहां पे पाई जाती हैं। और इंटरनोड की जो लेंथ है उसे क्या करती हैं, ये लंबा करती हैं या इंटरनोड की लंबाई में वृद्धि करती हैं। तो तीनों प्रकार के जो यहाँ पे हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आते हैं, आप इसी प्रकार से उन्हें क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो वैक्यूल्स के बारे में आता है। मैंने कल आपसे पूछा था और आपको होमवर्क भी दिया था कि सबसे पहले आपको ये पता करना था कि वैक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है। तो उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि वैक्यूल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। हमने कहा ये हमारे पास क्या आती है, प्लांट सेल आती है। सिर्फ वैक्यूल को हम यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे और भी ऑर्गेनेलीज होंगी, लेकिन हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, वैक्यूल्स को दिखा रहे हैं। क्या है ये, प्लांट सेल है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे एनिमल सेल को देखें, ये एनिमल सेल है, और यहाँ पे अगर हम वैक्यूल को देखें तो छोटे छोटे वैक्यूल्स यहाँ पे पाए जा रहे हैं। क्या है, एनिमल सेल है। ठीक है। अब हमने कहा कि वैक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है, आपको यहाँ पे डिफरेंस पता चल गया है। प्लांट सेल में क्या है, एक वैक्यूल है, बहुत बड़ा वो वैक्यूल है। जो एनिमल सेल है वहाँ पे छोटे छोटे वैक्यूल्स यहाँ पे पाए जा रहे हैं। फिर हमने कहा कि जो वैक्यूल्स का फंक्शन क्या है, तो आपने देखा कि वैक्यूल का जो फंक्शन है वो यहाँ पे क्या है, स्टोर करना, यानी कि संग्रह करना।
यहाँ पे क्या है, वैक्यूल्स में बहुत सारी चीजें यहाँ पे स्टोर हो रही हैं। वहाँ पे ये लिक्विड हो सकता है, यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल हो सकता है। तो सारी चीजें कहाँ स्टोर हो रही है, यहाँ पे वैक्यूल्स में स्टोर हो रही हैं। अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है, व्हाई आर देयर नो वैक्यूल्स इन द इंटरकैलरी मेरिस्टेम, यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम में रिक्तिकाएं क्यों नहीं होती हैं, इसका क्या रीजन है। तो हमने कहा था कि जो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इनका जो फंक्शन है, इनका जो कार्य है, या इनका जो नेचर है कैसा है कि ये डिवाइड होती रहेंगी। इन्हें क्या करना है, विभाजन करना है और ज्यादा टिश्यूज का यहाँ पे फॉर्मेशन करना है। अगर हम यहाँ पे वैक्यूल्स का फंक्शन देखें, ये इनका जो फंक्शन है ये संग्रह करना है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें किस चीज की आवश्यकता है, डिवाइड करने की आवश्यकता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आता है, वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो बार बार कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती हैं। तो क्या चीजें हमने पढ़ी, हमने कहा वैक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर, यानी कि जो राजधानियां होती हैं पानी में भोजन के भंडारण के लिए जिम्मेदार होती हैं। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट आपको बताया गया है, द इंटरकैलरी टिश्यू डू नॉट स्टोर देम, यानी कि जो इंटरकैलरी ऊतक होते हैं इन्हें संग्रहित नहीं करते, इन्हें स्टोरेज की आवश्यकता नहीं है। देखिए स्टोरेज की आवश्यकता क्यों होती है, ताकि वो जो वेस्ट है उसे क्या है, उस वेस्ट को एक जगह कलेक्ट किया जाए, या फिर कुछ ऐसे यूजफुल मटेरियल हैं जिनका यूज आगे किया जाए। नेक्स्ट आपको बताया गया है, दे आर रादर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग देम, यानी कि वे उनके निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। आपको यही बताया गया कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो यहाँ पे संग्रह का कार्य नहीं कर रही हैं, वो किस चीज का कार्य कर रही हैं, यहाँ पे नए टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए वो यहाँ पे उत्तरदायी होती हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया है, मोर ओवर वैक्यूल्स कंटेन सैप विच प्रोवाइड रिजिडिटी टू सेल्स, यानी कि इसके अलावा रसधानी में रस होता है जो कोशिका को कठोरता प्रदान करता है। हमने क्या बताया था, वैक्यूल्स के कारण प्लांट में क्या आती है, कठोरता आती है, रिजिडिटी आती है। ठीक है, यही बात आपको बताई जा रही है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वैक्यूल्स may not allow the intercalary tissue to divide and manufacture new cell। अब देखिए मेन आपका जो आंसर है वो आपके पास आ गया। आपको क्या बताया जा रहा है कि रिक्तिकाओं की यह संपत्ति अंतर कोशिकीय ऊतकों को विभाजित करने और नई कोशिकाओं का निर्माण करने की अनुमति नहीं दे सकती है। कहा गया कि जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स में क्या होता है, सैप होता है जो कि सेल को रिजिडिटी, कठोरता प्रदान करता है। अगर सेल को कठोरता प्रदान हो जाएगी तो यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा, विभाजन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो यही जो कारण है, हैंस वैक्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट इन देम, अतः इनमें रिक्तिकाएं उपस्थित नहीं होती हैं। तो बात क्लियर है, आपको ये पता चल गया है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनमें वैक्यूल्स नहीं पाए जा रहे हैं। क्यों वैक्यूल्स नहीं पाए जा रहे हैं उसका रीजन भी आपको मिल गया है। साथ ही आपने क्या देखा, जो वैक्यूल्स होते हैं उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं ये भी आपने यहाँ पे देखा है। चलिए, तो आप अपने आंसर को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब दूसरे प्रकार हमारे पास क्या आएगा, हमने क्या कहा था, पहले हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, उनके 3 प्रकार के बारे में। तीनों प्रकार में इंपॉर्टेंट क्या है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, फंक्शन इंपॉर्टेंट है, कुछ जो कैरेक्टर है वो इंपॉर्टेंट है जिन्हें हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे परमानेंट टिश्यू के बारे में। क्या बात की गई है, सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करेंगे, यानी स्थायी ऊतकों के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपको क्या बताया गया था, हमने कहा था ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इस प्रकार से। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, इनमें विभाजन चलता चला जा रहा है, ये डिवाइड हो रहे हैं। अब क्या हुआ, इन सेल्स में यहाँ पे चेंजेस आ गए हैं, और जब यहाँ पे इन सेल्स, नए सेल्स का फॉर्मेशन हुआ तो नए सेल्स में क्या हो गया है, यहाँ पे विभाजन की क्षमता इन्होंने खो दी है। क्या आपको बताया जा रहा है, हमने कहा ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और यहाँ पे ये क्या बन गए हैं, परमानेंट टिश्यू बन गए हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एक गुण होता है, कैरेक्टर होता है कि वो विभाजित होती रहती हैं, उनमें डिवीजन होता रहता है। धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ही ये चीजें हो रही हैं कि कुछ सेल्स में क्या हुआ, जो डिवाइड होने की कैपेसिटी थी उन्होंने वो खो दी है, और जब उन्होंने वो खो दी तो यहाँ पे परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया है, स्थायी ऊतक यहाँ पे बन गए हैं।
क्या समझा आपने इस चीज से? आपने ये समझा कि जो परमानेंट टिश्यू है वो कहाँ से बन रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बन रहे हैं। कैसे बनते हैं? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में विभाजन होने की क्षमता खत्म हो जाती है तब परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। अब परमानेंट टिश्यू यहाँ पे आ गए हैं, इनका जो फंक्शन है वो थोड़ा सा अलग यहाँ पे होगा, इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पे अलग होगा। तो हमने क्या बात की थी, परमानेंट टिश्यू फिर से यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। हमने कहा सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इतनी बात क्लियर है? तो आपको क्या करना है, आज हमने क्या बात यहाँ पे की है, हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में और उनके प्रकार के बारे में बात की है। आपको अच्छे से समझना है, डायग्रामेटिक वे में आपको समझना है कि किस टिश्यू की लोकेशन कहाँ पे है, और लोकेशन अगर आपको पता चल गई तब आप फंक्शन वहाँ पे पता कर सकते हैं। आपको ये पता है कोई टिश्यू अगर टिप में प्रेजेंट है, आपको पता है लंबाई को बढ़ा रहा है। कोई टिश्यू यहाँ पे जो स्टेम है, स्टेम के कॉर्नर में प्रेजेंट है, आपको पता है कि स्टेम के थिकनेस को बढ़ा रहा है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है कि जो टिश्यू है उनको लोकेशन का पता करना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पे हम परमानेंट टिश्यू को डिस्कस करेंगे। तो आपको ये देखना है परमानेंट टिश्यू के कितने प्रकार हैं, दो हमने कहे, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब सिंपल परमानेंट के कितने प्रकार होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट के कितने प्रकार होते हैं, वो आपको घर से करके लेके आना है। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।